गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 स्टेट गवर्नमेंट्स। देखिए लास्ट जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने देखा था स्टेट गवर्नमेंट्स किस तरह से बनी होती है। उसके अंदर लेजिस्लेचर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर, ठीक है, ऐसे बना होता है। और कहीं पे वन हाउस होता है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर, ठीक है, इस फॉर्मेशन में होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो कुछ जो स्टेट है वहाँ पे इस फॉर्म में है और कुछ वाला है जिसमें सेकंड फॉर्म में है। तो जो हमारे देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है कि 7 जो स्टेट्स हैं उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, ठीक है, 7 स्टेट के अंदर ये। लेकिन ये पुराना डाटा है तो अभी करंट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। 6 हो गया है, ठीक है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो पार्ट है ना वो 6 हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसमें आर्टिकल जो 370 था उसको हटा दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग इसके जो भी रूल और रेगुलेशन है वो चेंज हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ये जो काउंसिल और असेंबली दोनों था, बट अभी इसको ये जो काउंसिल है इसको हटा दिया गया है और ओनली असेंबली है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो नंबर है वो 7 से 6 हो गए हैं। ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, बुक में आपके 7 दे रखा है, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स होते हैं उसके अंदर दोनों हाउसेज होते हैं और कुछ स्टेट होते हैं वो वन हाउस से वर्क करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कुछ जो स्टेट होते हैं उनमें इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से ये बनता है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169। आर्टिकल जो 169 है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकती है, बना सकती है। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है वो अपर हाउस होता है और परमानेंट बॉडी होता है, ठीक है। देखिए अपर हाउस जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा होते हैं ना, उसी तरह से तो इसमें हम लोग जो राज्यसभा यानी सॉरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको साथ में पढ़ेंगे, जिससे ये दोनों हमारे इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी अपर हाउस होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपर हाउस होता है राज्यसभा। परमानेंट बॉडी, ठीक है। देखिए ये परमानेंट बॉडी होती है लेकिन इसको पूरी तरह से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। जिस तरह से राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट हाउस होता है, उसको हटाया नहीं जा सकता और कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, कोई भी उसमें इस तरह का चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए भंग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली को करते हैं ना, कि असेंबली का 5 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करती है तो उसको हटा दिया जाता है, या फिर उसके जो मेंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं कि 5 ईयर के लिए सेलेक्ट होंगे और पूरी की पूरी फिर असेंबली है उसके चुनाव होंगे और फिर नई असेंबली बनेगी। तो ये जो नया असेंबली वाला जो भी प्रोसेस है वो काउंसिल में नहीं होता है। काउंसिल के मेंबर होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है, ठीक है। इनके मेंबर का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर का होता है और 1/3 जो मेंबर होते हैं ना वो एवरी 2 ईयर के बाद में अपनी सीट को वैकेंट करते हैं, खाली करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से इसको मतलब जैसे मान लेते हैं किसी स्टेट के अंदर 2 हाउसेज बनाए गए हैं, ठीक है, 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसमें से इसको जो सेकंड हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको पूरा ही हटा सकते हैं और अपने जो असेंबली है उसको 1 हाउस की बना सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर होते हैं, तो मिनिमम जो मेंबर होते हैं ना वो 40 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखिए असेंबली जो होती है वो एवरी स्टेट में होती है, ये कंपलसरी होता है। तो जो भी असेंबली के मेंबर है उनका 1/3, तो हमारे राजस्थान के अंदर मान लेते हैं 200 है, तो 200 का 1/3 जो मेंबर है वो हमारे अगर काउंसिल बनेगी तो इतने मेंबर हमारे होने चाहिए। अब ये मेंबर्स जो होते हैं इनका इलेक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। तो कुछ जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। तो इलेक्टेड होते हैं 5/6 और जो नॉमिनेटेड होते हैं 1/6। इनका जो इलेक्शन का मेथड होता है वो इनडायरेक्ट मेथड है, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड से। और 1/3 जो पर्सन है, देखिए इलेक्टेड वाले जो पर्सन है ना उनकी बात कर रहे हैं, 1/3 इलेक्टेड बाय द लोकल इंस्टीट्यूट, जो भी लोकल इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे इलेक्ट होते हैं, जैसे म्यूनसिपल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड अदर लोकल बॉडीज़।
1/3 इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो भी असेंबली के मेंबर हैं उनमें से सेलेक्ट होते हैं 1/3। 1/12 इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स, ठीक है, जिसने ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। तो जो ग्रेजुएशन या जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी मेंबर होते हैं ना, जिन्होंने 3 और मोर ईयर्स आफ्टर पासिंग इट, मतलब जिसने ना 3 या 3 से ज़्यादा साल से यहाँ से रह रहा हो, ठीक है, उस स्टेट के अंदर रह रहा हो और जो उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो। 1/12 इलेक्टेड टीचर्स, ठीक है, 1/12 जो मेंबर होते हैं वो टीचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल्स और ए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट की जो भी हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी टीचर्स होते हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। 5/6 जो थे ये तो सारे इलेक्टेड मेंबर थे, और 5/6 थे वो नॉमिनेटेड, उनको नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर के द्वारा, ठीक है। साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एटेक्स्ट्रा, ये जो फील्ड है इनके अंदर से जो स्पेशल पर्सन होता है, स्पेशल जो होता है जिसने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रखा है, ठीक है, तो उसको नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा था राज्यसभा के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 जो पर्सन है, ठीक है, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं जो इसी तरह से अपने अपने फील्ड से रिलेटेड होते हैं। तो जिस तरह से सचिन तेंदुलकर है उनको राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया गया था क्योंकि वो जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का जो फील्ड है उसके अंदर से, ये देखिए स्पोर्ट का जो फील्ड है ना उसके अंदर से वो विशेष अचीवमेंट ले रखी है उन्होंने, स्पेशल अचीवमेंट, ठीक है। तो इसलिए क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, अब ये जो मेंबर होते हैं ना इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो अदर क्वालिफिकेशन आर सेम टू एमएलएज, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो एमएलए है ना, उनके लिए जो भी क्वालिफिकेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी सेम वही होती है, बस इनकी जो एज होती है इसके अंदर डिफरेंस है। इनकी एज 30 ईयर होनी चाहिए और जो एमएलएज है उनकी एज 25 ईयर होती है, ठीक है। ऑफिस बैरियर, तो इनके जो हेड होते हैं वो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, इनका जो सिलेक्शन होता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं सारे अपने में से ही एक को चेयरमैन बनाते हैं और एक को वाइस चेयरमैन बना देते हैं, ठीक है। पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब जो काउंसिल है देखिए हम लोगों ने देखा था कि जहाँ एक हाउस होता है वहाँ वन हाउस जो हाउस है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जिस स्टेट में अगर 2 हाउस है तो उस दूसरे हाउस की भी इम्पोर्टेंस बहुत होती है, ठीक है, उसके भी कुछ पावर और फंक्शंस होते हैं। तो मेन जो है वो लॉ मेकिंग, लेजिस्लेशन के अंदर होता है लॉ मेकिंग का काम। एक्सपेक्शंस, द मनी बिल्स ऑल अदर बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन ओनली हाउस, सॉरी एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव बट द बिल शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। देखिए हम लोगों ने देखा था कि कोई भी जो बिल होता है उसको हम किसी भी हाउस में रिप्रेजेंट कर देते हैं जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है, उसके बाद में वन हाउस की जो प्रोसेस कंप्लीट होकर उसको नेक्स्ट हाउस में सेंड किया जाता है और फिर वो गवर्नर के सिग्नेचर के लिए जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है कि मान लेते हैं कहीं पे जैसे लोकसभा या राज्यसभा में बिल रखा गया, उसके बाद में उसको नेक्स्ट हाउस के अंदर सेंड किया गया, वहाँ पे सेम प्रोसेस हुई, वहाँ से पास होने के बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और बिल जो है वो लो बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से स्टेट के अंदर होता है। लेकिन जो मनी बिल होता है ये सारे ऑर्डिनरी बिल के लिए है, लेकिन जो मनी बिल होता है ना वो ओनली, देखिए मनी बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ओनली लोकसभा में ही रखा जाता है सबसे पहले, उसके बाद में वो राज्यसभा में सेंड किया जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर वो पहले असेंबली के अंदर ही रखा जाएगा, ये कंपलसरी है, ठीक है, और उसके बाद में उसको जो दूसरा हाउस है उसके अंदर रखा जाता है और फिर उसको नेक्स्ट भेजा जाता है। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ होती है कि अदर जो बिल होते हैं ना इसके अंदर अगर मान लेते हैं कि जो सेकंड हाउस है इसने इसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं या ये इसमें अपनी परमिशन नहीं देता है तो इसको वापस रिटर्न कर सकता है, लेकिन जो मनी बिल होता है उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता, इसके लिए असेंबली के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, तो सारे जो लॉ मेकिंग होता है, जो भी बिल होते हैं उनको लॉ बनाने के लिए दोनों हाउसेस का इम्पोर्टेंट रोल होता है, दोनों हाउसों से वो पास होना ज़रूरी है।
एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैन बी द मेंबर ऑफ कैबिनेट। तो ये जो काउंसिल के मेंबर होते हैं ना, ये कैबिनेट के मेंबर भी हो सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी कंट्रोल द कैबिनेट थ्रू क्वेश्चंस, प्रपोजल एंड डिबेट्स। तो ये क्वेश्चन पूछ के, प्रपोजल, अपना कुछ प्रस्ताव रख के और डिबेट करके कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंशियल, द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन होल्ड द मनी बिल ओनली अप टू 40 डेज। देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो मनी बिल है वो लोकसभा के अंदर या फिर स्टेट के अंदर जो असेंबली में ही रखा जाता है, और उसके बाद में उसको सेकेंड हाउस में जब भेजा जाता है तो सेकेंड हाउस उसको ओनली 40 डेज़ तक ही होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, अगर वो 40 डेज़ के अंदर उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है तो ये अपने आप ही पास माना जाएगा। ठीक है। पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो हम लोगों ने काउंसिल की पावर देखी थी, और अब ये असेंबली, तो असेंबली जो है वो काउंसिल से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ टू राइट टू मेक लॉ ऑन द ऑलमोस्ट ऑल दो सब्जेक्ट, सारे लगभग जो सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार है, विच कम अंडर स्टेट लिस्ट एंड कंकर्ड लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट और कंकर्ड लिस्ट होती है, हम लोगों ने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों जो है वो लॉ बना सकती है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी वर्क होते हैं उन पे सारा कानून बनाने का काम, स्टेट लिस्ट के सारे जो लॉज हैं वो असेंबली पे डिपेंड होते हैं। फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन मनी ऑन द स्टेट। ठीक है, तो सारे के सारे जो फाइनेंशियल पावर होते हैं वो असेंबली के पास होते हैं, मतलब असेंबली के अंदर ही बजट को रखा जाता है। जो पैसे से रिलेटेड जैसे मनी बिल है, ठीक है, तो इनको असेंबली के अंदर ही रखा जाता है, तो इसके अंदर असेंबली का कंट्रोल हो गया। अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको 14 डेज यानी 14 दिन तक ही रोक सकती है, इससे ज़्यादा वो उस पर पावर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बिकॉज ऑफ प्रोविजंस ए लेजिस्लेटिव सिस्टम इवन इन स्टेट द कैबिनेट ऑफ ए स्टेट इज़ आंसरेबल। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती है कि जो कैबिनेट होती है, जो भी मिनिस्टर का ग्रुप होता है, कैबिनेट होती है, वो किसकी आंसरेबल होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव, स्पेशली लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो असेंबली जो होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मिनिस्टर जो मंत्री जो भी काम करेंगे वो असेंबली को बताएंगे और उसके लिए ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। देखिए अमेंडमेंट क्यों करते हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1940 जो देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो अब इतने साल हो गए, 50 के बाद में देखिए अभी इतने साल हो गए ना, तो इतने सालों के अंदर जो चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन बदलती है उसके लिए लॉ को भी बदलना पड़ता है, कुछ रूल और रेगुलेशंस को भी ऐड करना पड़ता है, किसी को हटाना पड़ता है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट या संशोधन किए जाते हैं, और ये जो अमेंडमेंट की पावर होती है ना, ये पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो उनमें अमेंडमेंट करती है। लेकिन कुछ जो अमेंडमेंट होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट आ जाते हैं, लेकिन कुछ जो अमेंडमेंट होते हैं उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर उनकी जो मतलब हाँ ना अप्रूवल ज़रूरी होती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट। अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, देखिए जितने भी स्टेट्स हैं ना उनका हाफ ऑफ स्टेट अगर परमिशन देते हैं तभी उसको प्रोसेस किया जा सकता है। नीड टू बी टेकन फॉर ए बिल विच इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू अमेंड सर्टेन सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो सेक्शन हैं उनके अंदर चेंज किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन ओनली सपोर्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव जो है वो ओनली सपोर्ट कर सकती है या रिजेक्ट दिस टाइप ऑफ मोशंस। ठीक है, कि किसके वो फेवर में है या नहीं है, बस इसी तरह की अप्रूवल दे सकती है वो। ठीक है, तो यहाँ भी असेंबली है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। इलेक्शन रिलेटेड पावर, किसी का इलेक्शन करना है तो उसके लिए भी
असेंबली के पास पावर है। इलेक्टेड मेंबर, असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। एंड राज्यसभा मेंबर, तो असेंबली या विधानसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, सेलेक्ट जो भी जिनका चुनाव हुआ है, वो लोग राज्यसभा या जो प्रेसिडेंट है उनके मेंबर को चुनने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के वर्क हो गए। देखिए जो सारा वर्क होता है वो इन्हीं पे डिपेंड होता है और यही करते हैं। जो भी गवर्नमेंट के अंदर लॉ बनाने का काम है वो असेंबली का है, असेंबली के अंदर किया जाता है। द करंट सिचुएशन एंड प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन राजस्थान। देखिए करंट सिचुएशन क्या है पहले हम ये देखते हैं। तो हमारे अभी राजस्थान के अंदर सिंगल हाउस है, ठीक है, लेजिस्लेटिव विधानसभा जिसको हम लोग बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सिर्फ सिंगल हाउस है। एंड प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसकी जो प्रोसेस है हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में, आर्टिकल जो 169 है इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं नई, ठीक है। तो इसके लिए जो बिल है वो पार्लियामेंट से पास हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे बनी नहीं है। द लेजिस्लेटिव असेंबली है पास द बिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड हैज़, देखिए बिल जो होता है ना, असेंबली, असेंबली हर स्टेट में होती है और असेंबली जो है वो एक बिल पास करती है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजती है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं। देखिए ये असेंबली है, ठीक है। अब असेंबली एक हाउस है, इसके बाद में अब जो राजस्थान की असेंबली है ये अपने अंदर से वोटिंग कराएगी और उस बिल को रखेगी और इसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस मैटर को जो पार्लियामेंट है उसके अंदर रखेंगे और पार्लियामेंट में जब इसको परमिशन मिल जाएगी तो फिर ये जो स्टेट है वो अपने यहाँ पे सेकंड हाउस बना सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में, ठीक है। तो हमारे जो राजस्थान है उसको परमिशन मिल गई है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ये बनी नहीं है। तो कुछ जो स्टेट्स है वो उनको परमिशन मिल चुकी है लेकिन उन्होंने अभी इसका फॉर्मेशन नहीं किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टेट एग्जीक्यूटिव। देखिए ये हमारा लेजिस्लेचर से जो रिलेटेड पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर हम लोग गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।